दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे बात करेंगे केएलसी की। केएलसी जो कल 3979 बंद हुई थी, अब फरवरी की 3985 चल रही है। अगर हम जनवरी की बात करें तो 25-30 कम आएगी, लेकिन अगर अब क्योंकि हम 16 नवंबर से फरवरी थर्ड मंथ ही फॉलो करते हैं तो फरवरी के उस हिसाब से इसमें थोड़ा 6+ दिख रहा है, लेकिन ये नियर अबाउट कल फरवरी की हम बात करें तो 4015 थी, तो 30 पॉइंट के करीब माइनस चल रही है। अब बात करते हैं सी बॉट की, तो सी बॉट हमारा 5284 से 68, तो नियर अबाउट 17-16 पॉइंट माइनस चल रहा है, और सेंट्स के अंदर 6 पॉइंट ही माइनस चल रहे हैं। अब बात करते हैं CNF रेट्स की। इंडिया में क्या कोटिंग आ रही है हमारी, जो ओलिन है 895 की जगह 900 रुपये कोट हो रहा है, क्योंकि ये हमारे पास मैक्सिमम इंडोनेशिया से आता है। CPO 925 जो कल बोला जा रहा था, मैंने बताया था कि काम तो नहीं हुए हैं, लेकिन 925 की कोट आ रही है, अब 920 की आ रही है। और अगर हम ये माल नवंबर का है, अगर हम दिसंबर का लेते हैं तो वो 930 आ रहा है। तो बाज़ार के अंदर नियर सिमेट्री सी बनी हुई है, लेकिन आगे की कोटिंग ज़्यादा आ रही है अभी, लेकिन अभी इन पे काम नहीं हुए हैं। डिगम सोया 1110 से 1105 आया है, जो पीछे थोड़ा सा सी बॉट में डाउन है, थोड़ा उसका बेसिस पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। और सन ऑयल का 1000 की कॉस्टिंग आ रही है। अभी इन 2 दिन में 15-16 में काम नहीं हुए हैं, लेकिन बाज़ार के अंदर जो है तेज़ी का ही माहौल है। पीछे इंटरनेशनल मार्केट ज़्यादा डाउनवर्ड में नहीं है। और ये भी थोड़ा जो CPO और ओलिन के अंदर डाउनवर्ड हमने देखा है, वो उसकी वजह से है कि इंडोनेशिया ने जो कल ड्यूटी फिक्स करी है, उन्होंने वो पुराना टैरिफ ही फाइनल कर दिया है, जबकि उम्मीद सबको ये थी कि $780 से ऊपर आएगा, और नियर अबाउट ₹2 पर केजी का इसमें इंपोर्ट टैक्स और वो बढ़ जाएगा। उसी का इम्पैक्ट हमने कल रात को, जब ये इंडोनेशिया का टैरिफ अनाउंस हुआ है, तो उसके बाद हमने KLC में भी डाउनवर्ड देखा था कल शाम को। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के अंदर। मस्टर्ड जो है 50 पैसे डाउन 160, 870 50 पैसे। सोया रिफाइंड बोल रहे हैं 96, 84.5 में RBD ओलिन आ रहा है। सन ऑयल 96, कॉटन 94, राइस ब्रांड 88.5 है, थोड़ा सा राइस ब्रांड बढ़ा हुआ है। ग्राउंड नट 155, मस्टर्ड 5975 सेम कंटिन्यू है। तो जैसे मैंने बताया, अराइवल्स थोड़ी कम चल रही हैं, कुछ मंडियां बंद चल रही हैं, तो उसकी वजह से मस्टर्ड अभी कंटिन्यू ही कर रहा है। और सोयाबीन में भी कोई डाउनवर्ड नहीं है, क्योंकि मंडियां बंद थी, और अभी कुछ कंपनीज तो 5450 तक भी रेट कोट कर रही हैं। एक कंपनी का मैं देख रहा था रेट हर महीने का वो बढ़ा के 5450, अगले महीने का 5550, उससे अगले महीने का 5650 करके कोट कर रही हैं। तो ओवरऑल बाज़ार के अंदर अभी डाउनवर्ड का ट्रेंड नहीं नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं कंज्यूमर पैक की क्या कॉस्ट आ रही है। तो GST पेड का रेट हमारा जो आ रहा है 8450 से 1518। सोया रिफाइंड 1699, मस्टर्ड कच्ची घानी 1877 है। लीटर टीन पाउच और बॉटल के रेट ये सकते हैं ना, दिल्ली यूपी हरियाणा के रेट हैं। इसमें ₹2 किलो का हमने डिपो से उठने का खर्चा और फ्रेट हमने इसमें शामिल किया हुआ है। अब बात करते हैं इंपोर्ट कॉस्ट ऑन टुडे CIF रेट क्या रही है। अगर आज हम 920 से खरीदते हैं तो 86.2 आ रहा है, जबकि मार्केट में 84.5 बिक रहा है $900 के हिसाब से। ओलिन की अंदर हमारा 86.2 का ही कॉस्टिंग आ रही है। सोयाबीन की बात करें 101 की कॉस्टिंग आ रही है, 96 का बिक रहा है 1045 के हिसाब से। नियर अबाउट $60 डिस्पैरिटी से मार्केट में काम हो रहा है। सन ऑयल हमारा पीछे से पैरिटी 94 की आ रही है, मार्केट में 96 का बिक रहा है। तो इसके अंदर जो डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा चल रहे थे, वो धीरे धीरे कवर होते जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट रिपोर्ट्स और फ्यूचर आउटलुक हमारा क्या है। तो USA के अंदर जो हमारी अक्टूबर की फिगर्स आई हैं, नोपा वहाँ की एक एजेंसी है वो देती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब पिछले 5-7 साल के अंदर सबसे ज़्यादा क्रश अक्टूबर का इस साल हुआ है। और उस क्रश का के अंदर भी ऑयल की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा शॉर्ट बनी हुई है, क्योंकि बायोडीजल में उसका यूज़ जा रहा है। तो और ये क्रशिंग ज़्यादा इसलिए हुई कि हमको वहाँ पे क्रशिंग मार्जिन बहुत अच्छा मिल रहा था। सोया सीड जिस रेट से खरीदे थे, उसी रेट से सोया मिल बिक रहा था। तो क्रशिंग जितनी भी कंपनीज ने फुल कैपेसिटी पे काम किया और माल की अवेलेबिलिटी को क्रश किया, तो हमारे पास धीरे धीरे माल वहाँ पे US के अंदर ख़त्म ही हो रहा है, क्योंकि क्रशिंग अगर बढ़ रही है तो। और ऑयल का यूजेस बायोडीजल में चला गया है। इंडिया डिस्पैचेज ऑफ सोया ऑयल इन, हाँ, अब एक ये पॉइंट सा हमारा कि हमारी इंडिया की नियर अबाउट 2.5 लाख टन का, हम 30 लाख टन का एवरेज इंपोर्ट मानते हैं साल का, तो उस हिसाब से हमारा 2.5 लाख टन पर मंथ आना चाहिए। जबकि सितंबर में हमारे इंडिया में जो बाहर से एक्सपोर्ट हुआ है, और यहाँ का हम इंपोर्ट कहेंगे तो बाहर के लिए सितंबर से हमें एक्सपोर्ट 1.85 हुआ था, और अक्टूबर में केवल
55,000 टन हुआ है, तो 2.5 लाख की जगह केवल 55,000 टन। तो हमें जो अक्टूबर का माल है, वो जो अक्टूबर शिपमेंट होगा वो हमें नवंबर और दिसंबर के 15 तक मिलेगा। तो उसके हिसाब से हम 15 दिसंबर तक हमारे पास केवल ये 55,000 टन ही माल आएगा, हम ये समझ सकते हैं। और माल की रिक्वायरमेंट 2.5 लाख है, तो शॉर्टेज ही सोयाबीन के अंदर बनी रहेगी, ये हम इस चीज़ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब सोयाबीन की डिमांड कहाँ से पूरी हो सकती है, वो अपने यहाँ से हो सकती है। तो वो कुछ मंडियाँ बंद रही 7-8 दिन, और जैसे तेज़ी का माहौल है, किसान थोड़ा सा मार्केट में माल होल्ड कर रहे हैं और भी होल्ड करेंगे, तो सोयाबीन की शॉर्टेज बनी रह सकती है। आप इस चीज़ को थोड़ा समझ के चलें। और एक हमारे पास ये ऐसी चीज़ को मैं दूसरी तरह से बता रहा हूँ कि सोया ऑयल का एक्सपोर्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री वार लोएस्ट इन अक्टूबर, पाम सनऑयल करनाल, ये हमारा मतलब ये सोया इनका हमारा एक्सपोर्ट कम क्यों हुआ पिछले 2 महीने के अंदर। जैसे अब हम सितंबर अक्टूबर की बात करें, क्योंकि पाम का रेट कम था, सन ऑयल ने काफ़ी ज़्यादा मार रखा था। कनोला हमारे यहाँ इंडिया में तो कनोला नहीं आ रहा, लेकिन कनोला के प्राइस सोयाबीन के प्राइस से बहुत ज़्यादा फ़र्क चल रहे थे। और जो सोयाबीन की अवेलेबिलिटी वो शॉर्ट इसलिए हो रही थी क्योंकि चाइना बहुत मोटी बाइंग में था, दूसरी सोया सीड की, और दूसरा अर्जेंटीना में क्रॉप हमारी जो 500 लाख टन होती है, पिछले साल 250 लाख टन हुई, तो माल की शॉर्टेजेस थी, इसलिए सोयाबीन का प्राइस अप था। तो पाम और सन और कनोला उसको माल सस्ता मिलने की वजह से इंडिया ने भी पीछे से इंपोर्ट नहीं करा कि हमारी अपनी क्रॉप आ जाएगी अक्टूबर नवंबर में, लेकिन अब वो क्रॉप के अंदर हमको उस हिसाब से अवेलेबिलिटी नहीं दिख रही जितनी हमें दिखनी चाहिए, तो ऑयल की शॉर्टेजेस बनी हुई है। ब्राज़ील के अंदर वेदर की अनसर्टेनिटी चल रही है, जो इफेक्ट करेगी हमारी यील्ड को भी इफेक्ट कर रही है, और कॉर्न का क्रॉप, क्योंकि ऐसा जैसे ही ब्राज़ील के अंदर हमारा सोयाबीन की हार्वेस्टिंग होती है, उसके बाद वहाँ पे कुछ एरियाज़ के अंदर सेकंड क्रॉप होती है कॉर्न की, जो कि जनवरी फरवरी तक लगाई जाती है। तो वो जो ब्राज़ील में हम जैसे 100 से 110 दिन की हमारी क्रॉप होती है, जो हमारी है ग्रोइंग टाइम है 100 से 110 दिन का। तो जो हमारी अक्टूबर में जो अगर क्रॉप हमारी जैसे सोइंग शुरू करते हैं, वो तो नवंबर दिसंबर जनवरी 15 या फरवरी तक काट लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे कॉर्न की सोइंग हो जाती है। तो वो कॉर्न अगर जिस हिसाब से वहाँ पे मौसम गर्म चल रहा है, और जो री सोइंग हो रही है, और जो है वहाँ पे अभी तक सोइंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, केवल 50-60% हुई है, उसमें भी 10-20% दोबारा से री सोइंग में जा रहा है, तो उसकी वजह से कॉर्न के प्रोस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम आएगी। ब्राज़ील से संबंधित मैंने एक थोड़े से चार्ट्स बनाए थे, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। ये हमारा ब्राज़ील का सोयाबीन का प्रोडक्शन का एरिया है टोटल, जो हमारे 7,50,000 एक से इतने मेट्रिक टन, जितना परसेंटेज ऑफ एकरेज हमारी, जो मेजर एरिया आप ऐसे समझ सकते हैं, जो ग्रीन वाला एरिया है वो मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ब्राज़ील के अंदर वहाँ पे होती है, और जो जितना लाइटर है वहाँ पे बिल्कुल बहुत जो हल्का हल्का लाइट दिख रहा है, इसमें बहुत कम प्रोडक्शन होती है। और जो बीच का है सेमी लाइट ये वाला एरिया जो है, इसके अंदर हमारी थोड़ी सी कम प्रोडक्शन होती है। तो जो ग्रीन बेल्ट है, ये जिसे कहते हैं माटो ग्रोसो कहते हैं इस एरिया को अंदर, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है मॉइस्चर की। और जो ये हमारा एरिया है राओ ग्रैंडे और प्रायना, इसके अंदर हमारे ये साउथ ब्राज़ील कहलाता है। साउथ ब्राज़ील के अंदर तो बारिश ज़्यादा हो रही है, 200-30% बारिश हो रही है। तो उसके अंदर तो हमारी पोजीशन ये बनी हुई है कि ज़्यादा बारिश की वजह से फसल ख़राब हो रही है। और जो मोटो ग्रोसो है इसके, और ये हमारा सेंटर आता है, और एक हमारा ये वाला आता है एरिया वेस्ट ब्राज़ील। एक हो गया हमारा, ये हो गया साउथ ब्राज़ील, ये हो गया वेस्ट ब्राज़ील, और ये वाला हो गया सेंट्रल ब्राज़ील। तो सेंट्रल ब्राज़ील, साउथ और नॉर्थ ब्राज़ील में बारिश की शॉर्टेज बनी हुई है। मैं आपको उसको थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये मोटो ग्रोसो, ये गोयसा, ये हमारे एरिया हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन होती है। इन दोनों एरिया के अंदर, ये जो साउथ में है पराना और इनमें, इसके अंदर बारिश ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे नुकसान वैसे हो रहा है। और इसके जो एरिया है जहाँ पे हमारे को बारिश की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर बना हुआ है। और ड्राई वेदर कितना बना हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा वो भी क्लियर करते हैं। इससे मैं पहले नेक्स्ट आए थे, हमारे को जो टेम्परेचर चाहिए फ़ारेनहाइट में है, ये वो चाहिए 85 से लेकर 60, 60 से लेकर ये 60, और ये 60 और ये 80-85 होना चाहिए, जबकि ये 101 बना हुआ है। तो इसको हम, ये टेम्परेचर हमारा फिर भी नॉर्मल आ रहा है 85 और 72। तो ये हमको 23 तारीख में दिख रहा है, यहाँ से कुछ बारिश नज़र आ रही है 19, 20, 21 में। ये मैंने ग्रांडे मोटो ग्रोसो का चार्ट लिया है कि अभी हमारा टेम्परेचर ज़्यादा चल रहा है। अगर यहाँ टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल आता है बारिश के बाद,
वहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर सॉइल में आ जाएगा, उसके बाद ही सोइंग हो पाएगी। तो हम ये समझ सकते हैं कि इसकी सोइंग जो है दिसंबर फर्स्ट वीक तक भी जा सकती है। अब ये हमारा फ़ारेनहाइट में हो गया। और अगर हम इसको उसमें बात करें, ये मैंने एक्वा वेदर से चार्ट से लिया था, तो एक्वा वेदर में भी अभी उन्होंने टेम्परेचर 39-21 दिखा रखा है, 38-20 दिखा रखा है, 38-20, 37-20। तो ये 37 है, ये टेम्परेचर हमारा 30 के अंडर आना चाहिए। 30, ये जो 29, ये 30 टेम्परेचर हमारा जब 30 के अंदर, 30 और 20 जो है उसका आइडियल टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है सोयाबीन की फसल के लिए। तो ये 33 और 22 भी चल जाएगा, लेकिन ये जो हमारा अभी 39, 38, 37 चल रहा है, ये हमारा वहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से पौधे में मतलब जहाँ पे स्विंग हो गई है वहाँ पे जो फली है वो नहीं बन पा रही है और टोटल क्रॉपिंग नहीं हो पा रही है, और ड्राई वेदर की वजह से पौधे सूख रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा काफ़ी प्रॉब्लम है। तो ये आप समझ सकते हैं 36, 39, तो यहाँ हमारा 32, 33, 21, 22 के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है, फिर यहाँ 37 आ रहा है, फिर 34। तो अभी डिस्टर्बेंस का चांसेस रेगुलर बने हुए हैं, इसी को हम कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी बनी हुई है। एक मैंने और ये चार्ट बनाया था, ये हमारा अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना के अंदर जो वेदर है वो हमारा ये वाला 22, 25, 30, क्योंकि ये एरिया आप देखेंगे 30 और ये 35+, तो ये 35+ चल रहा है एरिया जो हमारा मैक्सिमम। ये दिस इज़ द एक्सट्रीम मैक्सिमम टेम्परेचर 14 नवंबर की हमारी पोजीशन है ब्राज़ील की। तो ये 35+ चल रहा है, जो ज़्यादा लाल एरिया है। और जो ये मैं आपको बता रहा था परेना और वो जो तो उसके अंदर हमारा टेम्परेचर डाउन है। अर्जेंटीना के अंदर हमारा टेम्परेचर डाउन है, जो कि ये गुलाबी 20, 25, 30। तो 20 से 30 तक हमारा टेम्परेचर रहे, 20 से लेकर 30 तक तो हमारा ठीक है, लेकिन 30 के ऊपर जाता है तो हमें गड़बड़ है। तो वही प्रॉब्लम हमारे को ब्राज़ील के अंदर आ रही है। तो ये आई थिंक मैं जो है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैंने डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करी थी, क्योंकि ब्राज़ील ही हमारा एक शूटिंग पॉइंट चल रहा है, ब्राज़ील के ऊपर ही सारी बातें चल रही हैं। तो अगर हमें बस यहाँ नज़रें बनाए के रखनी है कि क्रॉप में वहाँ पे ब्राज़ील में बारिश होती है नहीं होती है, अभी हमारे पास टाइम है। लेकिन उनकी अगर वो अब जैसे दिसंबर में जाएंगे नवंबर से, तो उनकी एक क्रॉप जो लगानी थी उनको कॉर्न की, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेंट आ जाएगा, फिर हमें कॉर्न के अंदर शॉर्टेजेस नज़र आ सकती है। तो जो सेकेंड क्रॉप उनकी कॉर्न की होती है वो नहीं हो पाएगी। तो ये मैंने लिखा था टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री 68 to 86 चाहिए, जबकि वहाँ पे चल रहा है हमारा 101। वहाँ पे ग्रोइंग टाइम 90 से 110 दिन है, और प्रेजेंट टेम्परेचर इज़ 100। तो ये मैंने थोड़ा सा क्लियरफाई कर दिया आपको। अराइवल रिपोर्ट हमारी सोया की 2.5 लाख बोरी की है, मस्टर्ड की 3.5 लाख बोरी। कुछ इलेक्शन चल रहे हैं, उसकी वजह से भी अभी अराइवल प्रॉपर नहीं बनी हुई है, और कुछ लोग फार्मर्स भी माल रोक रहे हैं, जैसे कि हम आपसे बात कर रहे हैं। इंडिया ने आज टैरिफ रिवाइज करा है, इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट ड्यूटी और लेवी सेम रखे है, तो उसका भी मैंने एक चार्ट लगाया। इंडोनेशिया की जो लेवी है वो CPO पे 93 सेम रखेगी है। आगे रेफरेंस प्राइस जरूर चेंज करा है, अगर 730 से 780 तक रेफरेंस प्राइस रहता है तो ड्यूटी सेम रहती है। तो अगर ये 780 से रेफरेंस प्राइस ऊपर थी उम्मीद आने की, क्योंकि पीछे हमारा हमने $70-80 बढ़ चुका है, लेकिन उन्होंने अभी भी इसका रेफरेंस प्राइस सेम रखा है। इसी की वजह से आज थोड़ा मार्केट में डाउनफॉल है कि ₹2 किलो, जो हमें आज उम्मीद था कि $25 ड्यूटी बढ़ेगी, ₹2 किलो का बाज़ार में तेज़ी आएगी, तो वो नहीं आई है। अब बात करते हैं, ये इंडिया की टैक्स कैलकुलेशन है। अभी पहले हमारा जो है 1/11 से 842 चल रहा था, अब 16/11 से 849 हुआ है। तो 32 रुपये टन हमारी ड्यूटी CPO में, RBD में 23 रुपये टन और डिगम सोया में 208 रुपये टन। ये 20 पैसे किलो, 2 पैसे किलो, 3 पैसे किलो बहुत नेग्लिजिबल है, लेकिन मैं थोड़ा समझाने के हिसाब से आपको बताना जरूरी है। 3896 पहले ओल्ड ड्यूटी थी, अब 3839 हो गई है, 29 हो गई है, तो कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। 32 रुपये टन बढ़ी है खाली। तो अब हमारा बात करते हैं ये अपने ओपिनियन की। तो जो पीछे की रिपोर्ट थी वो मैंने थोड़ा डिस्कस कर दिया, थोड़ा ब्राज़ील के बारे में बता दिया। तो जहाँ तक ओपिनियन है, अभी बाज़ार के अंदर आज हमारा जैसे मेन हेडिंग भी है कि मुनाफा वसूली बाज़ारों में आई, थोड़ा मायूसी बाज़ारों में चाहिए। जैसे कि हम स्पॉट प्राइसेस के अंदर देख रहे हैं कि थोड़ा सा डाउन आया है, 96 से 96 आया है। तो वो जो मुनाफा वसूली क्या, जिसने 94 में ख़रीदा, 93 में ख़रीदा, 90, 91, 92, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करता है कि थोड़ा सा मैं अपने आप को प्रॉफिट में ले आए, क्योंकि थोड़ा बाज़ार रुका है, तो वही नज़र आ रहा है। लेकिन अभी पीछे से जो हमारी पैरिटी आ रही है वो हमारी अभी भी 101 रुपये की आ रही है।
तो अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, 96 रुपये यहाँ बिक रहा है, यहाँ 101 है। अगर हम सोयाबीन प्लांटों की भी बात करें तो वो भी वहाँ 97-98 का रेट है। मैं हल्दिया के रेट देख रहा था, वहाँ भी 99 का रेट है। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। थोड़े से हमारे जो नॉर्थ वाले भाई बंद हैं वो थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, सेलिंग में भी एग्रेसिव हैं, बाइंग में भी एग्रेसिव हैं। तो वो वही वाली बात है कि अपने रिक्वायरमेंट आपके पास 50 टन की, आप 500 टन खरीद लेते हैं तो फिर एकदम जैसे ही थोड़ा सा डाउन आता है तो बाज़ार में नज़र आता है। लेकिन अभी बाज़ार का माहौल में कहीं पर भी ऐसा चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं कि मैं आपको डाउन बोलूँ, क्योंकि जो फिगर्स हैं आप देखिए 875 से अभी हमने 920 पे बोलना शुरू करा है, तो 915 910 के अंदर तो अभी भी कस्टमर है बाज़ार के अंदर जो लिवाल है। लेकिन अभी माल मिलता है नहीं मिलता है वो सब चीज़ डिपेंड करेगी। आज जो KLC थोड़ा डाउन भी है वो इंडोनेशिया की वजह से डाउन है, वो मैंने आपको थोड़ा क्लियर किया है। तो अभी कोई ऐसा घबराने वाली ऐसा सच बात नहीं है, बाज़ार में आप बने रह सकते हैं। जिन्होंने माल नहीं करा ख़रीदा है वो थोड़ा सा, बल्कि रीसेल के अंदर अगर सस्ते माल मिलते हैं तो ख़रीदने का अभी टाइम है, आप थोड़ा माल ख़रीद के अपने को मेंटेन कर सकते हैं। अभी हमें इस महीने के अंदर कम से कम बाज़ार में डाउन नज़र नहीं आता है, क्योंकि ओलिन और CPO बिक गया। जो प्लांट वालों को ये होता है भाई हमें माल बिके, वहाँ पे प्रोडक्शन अब कम होनी शुरू हो गई। जिसका जितना प्रेशर था उन्होंने KLC बेच दिया, उन्होंने माल को बेच दिया, तो उनका प्रेशर रिलीज़ है। तो वो लोग भी एग्रेसिव सेलिंग में नहीं आएंगे। पिछले महीनों में हम होता था प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ रही है, यहाँ से बाइंग जा नहीं रही, तो वो लोग एग्रेसिव रहते थे सेलिंग में, इसलिए KLC में डाउन आता था। तो अब उनका एग्रेशन ख़त्म हो चुका। अगर वो माल बेचना चाहें तो आज $5-10 घटा के बेच सकते हैं। और अगले महीने का जो बार्गेन आ रहा है, अगर यहाँ 920 है तो वो 930 का आ रहा है, यहाँ 1105 है तो अगले महीने 1115 का आ रहा है। ब्राज़ील अर्जेंटीना से हमें डिगम सोया आता है, तो वो अभी हमारे पास फरवरी मार्च से पहले नहीं आ पाएगा। जैसे यहाँ पे क्रॉपिंग सोइंग भी डिले हो रही है और मौसम भी प्रॉपर नहीं बन पा रहा है। अब ये बात कुछ लोगों का जानना था भी कि कितना डेंट आ सकता है, तो अभी वहाँ की एजेंसी ने 50 लाख टन का ही डेंट बताया कि 1630 लाख टन की जगह 1580 लाख टन हो सकता है। अब और आगे ये भी बोला है कि इसमें अनसर्टेनिटी है जब तक पूरी स्विंग नहीं हो जाती और पूरी एक बार पोजीशन मतलब क्रॉप अपने शेप में नहीं ले लेती। लेकिन उन्होंने 40-50 लाख टन का तो अभी से बोलना शुरू कर दिया कि क्रॉप में डेंट आ सकता है। और वही डेंट हमने पीछे अमेरिका की क्रॉप में भी 40-50 लाख टन का देखा था। तो ऐसे ही ये जहाँ 1630 लाख टन की प्रोडक्शन हो रही है, पिछले साल भी 1560 लाख टन की प्रोडक्शन थी। जहाँ हमारा अर्जेंटीना पिछले साल 250 लाख टन की प्रोडक्शन थी, इस साल हम 500 लाख टन की बात कर रहे हैं। तो वो 50 लाख 100 लाख टन के डेंट से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी बाज़ार के अंदर माल की शॉर्टेज जनवरी तक रह सकती है जब तक ब्राज़ील की क्रॉप ना आए। तो सोयाबीन स्पेशली बाज़ार के अंदर थोड़ा तेज़ है, और सोयाबीन चलेगा तो उसको सन ऑयल को खींचेगा, क्योंकि सन ऑयल की जो क्रॉप्स थी वहाँ पे धीरे धीरे सब ख़त्म होने पे आ गई है। अगस्त से वो लोग अपना माल दे रहे हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने हो चुके हैं, 3-4 महीने उनको जो कि क्रॉप दे चुके हैं। तो अब उनके पास भी ज़्यादा जो मजबूत फार्मर है उन्होंने रोक रखा है, जो डिस्परेट सेलर थे वो लोग बेच के निकल चुके हैं। तो इसी की तरह से अपनी बात को ख़त्म करेंगे और कहेंगे कि आप अपने विवेक से काम करें। फिर मेरी जो है रिपोर्ट्स में मैं डेली 2 बजे आपकी यहाँ पे रिपोर्ट 2 बजे डालता हूँ, और सुनो सबकी, करो मन की, वही मैं आपको कहूँगा। तो आप अपने मन की करें, लेकिन बात को समझना, मार्केट को समझना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप उस हिसाब से अपना निर्णय ले सकते हैं। तो फिर धन्यवाद। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप और को रिपोर्ट कैसी लग रही है और आप इसमें क्या क्या चाहते हैं वो मुझे बताएं, मैं और इसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।